ग्लाइकोलिसिस में जो मैंने पहले भी पिछले क्लास में बताया था, इसमें 2 फेज होते हैं। हम लोग सामान्यतः तो उसे एक इन्वेस्टमेंट और एक पे ऑफ फेज कहते हैं। यह जीवन का भी यही रूप होता है। पहले दुनिया से लो, फिर दुनिया को दो। तो रिस्पायरेटरी फेज में हम लोग क्या करते हैं? एटीपी खर्च करते हैं और पे ऑफ फेज में फिर उस एटीपी को वापस गेन कर लेते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसको पूरी तरह से समझना बहुत ही जरूरी होता है। अब कुछ एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी वैसे मैंने दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हमें उसको देखने की आवश्यकता है। हेक्सोकाइनेज है फर्स्ट स्टेप का एंजाइम, और इसके लिए मैग्नीशियम आयन को फैक्टर होता है, और फॉस्फोराइल ट्रांसफर जो है, यह इसका काम है। फॉस्फोराइल ट्रांसफर का मतलब होता है कि एटीपी से फॉस्फेट निकालकर किसी कंपाउंड को देना। दूसरा एंजाइम जो है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, और इसका काम है फंक्शनल आइसोमराइजेशन। यह एल्डोज को कीटोज में बदलता है। मैग्नीशियम आयंस को फैक्टर ग्रुप में चाहिए। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। मैग्नीशियम या मैंगनीज आयन चाहिए, और यह भी फॉस्फोराइल ट्रांसफर करता है। जबकि फॉस्फोफ्रुक्टो एल्डोलेज जो है, या एल्डोलेज ही कहते हैं, वह एल्डोल कंडेंसेशन करता है, लेकिन यहाँ एल्डोल क्लीवेज करता है, तोड़ता है वो। और इसमें माइक्रोब्स में जिंक चाहिए, अदरवाइज बाकी में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एक ऐसा स्टेप है जो कीटोज से एल्डोज में चेंज करता है। यह फंक्शनल आइसोमराइजेशन को कॉज करता है। एंजाइम्स के बारे में जानकारी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अब जो चौथा एंजाइम आता है इसमें, वह एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरल, छठवां एंजाइम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। इसमें एनएडी चाहिए कोएंजाइम के रूप में, और इसका काम होता है फॉस्फोराइल कपल टू ऑक्सीडेशन। फॉस्फोराइल कपल टू ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन तो प्रोसेस होता है, डिहाइड्रोजनेज है तो हाइड्रोजन का हटना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। किंतु फॉस्फोराइल कपल्ड मतलब है कि यहाँ पर एक फॉस्फेट भी आकर जुड़ता है, और इसीलिए हम लोग फॉस्फोराइल कपल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। सातवां एंजाइम जो है उसे हम लोग फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कहते हैं। यह मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट है, और यह फॉस्फोराइल ट्रांसफर कंडक्ट करता है। आठवां एंजाइम पीजीएम म्यूटेज, मैग्नीशियम आयन चाहिए, पोजिशनल आइसोमराइजेशन करता है। नौवां इनोलेज है, जिसमें मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज, कैडमियम, जिंक कोई भी एक चाहिए। ये हाइड्रेशन करता है। और पायरुवेट काइनेज अंतिम एंजाइम है, जिसमें पोटेशियम एक प्रमुख को फैक्टर के रूप में काम करता है, और फॉस्फोराइल ट्रांसफर का यह काम करता है। इन एंजाइम से दोस्ती रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब सबसे पहले हम लोग देखें फॉस्फोराइल ट्रांसफर को, थोड़ा रिएक्शन को भी पढ़ लें। तो कोई भी अल्कोहल का यहाँ कंपाउंड है, हम जानते हैं कि ग्लूकोज भी क्या है, एक पॉली हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, और यहाँ एटीपी है। इस एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं। हम सभी जानते हैं कि इन 3 फॉस्फेट का नंबरिंग नेमिंग किया जाता है ना। पहला फॉस्फेट को हम लोग अल्फा फॉस्फेट कहते हैं, फिर उसके बाद वाला सेकेंड वाला जो है उसे हम लोग बीटा फॉस्फेट कहते हैं, और जो लास्ट वाला उसे हम लोग गामा फॉस्फेट कहते हैं। यह इसका नेमिंग पैटर्न है। और इसमें से गामा फॉस्फेट जो है वह इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है। ये जो फॉस्फेट है वह कौन सा फॉस्फेट है? गामा फॉस्फेट। और फिर एडीपी और एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन यहाँ पर दिखता है। यह जो स्टेप है, इसमें जो काम करने का तरीका है वो सबस्ट्रेट इंड्यूस्ड क्लेफ्ट क्लोजिंग। मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा एंजाइम में, इसी के एंजाइम में कैसे इस फॉस्फेट को तोड़कर वो ग्लूकोज से जोड़ता है ताकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने, कैसे कंडक्ट करता है। काइनेज जो होता है, काइनेज एक ऐसा एंजाइम का ग्रुप है जो बाइलोब्ड होता है।
दो लोब होते हैं इसमें। वन लोब rotates at 120 degree angle and another lobe on another lobe and cover substrate in the substrate induced fit cleft। अब आप देखें यहां पर एक क्लेफ्ट बना हुआ है एंजाइम में। दिस इज द एरिया ऑफ क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट का एरिया है। और इस क्लेफ्ट वाले एरिया में यह शुगर मॉलिक्यूल जो है वह प्लेस होता है ना। और यहाँ पर एटीपी है। एटीपी हमेशा याद रखेंगे, एटीपी मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़ा रहता है, कभी भी ये अकेले नहीं होता है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये मैग्नीशियम कपल्ड एटीपी होता है। और यह इस तरीके से अब ग्लूकोज जो है वह इस प्रकार से प्लेस्ड होता है, इसका छठवां पोजीशन का जो OH है वही सिर्फ बाहर होता है, बाकी सारा कुछ कहाँ होता है, इस क्लेफ्ट के अंदर में होता है। इसलिए इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट इंड्यूस्ड क्लेफ्ट। यह क्लेफ्ट का निर्माण इस सबस्ट्रेट के इंडक्शन के कारण होता है और तब इसमें गामा फॉस्फेट जुड़ता है। क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि एक ग्लूकोज में 5 कार्बन पर फॉस्फेट होता है। कई बार सवाल उठता है कि छठवें पर ही क्यों जुड़ता है, क्योंकि वही जो हिस्सा है वह एक्सपोज्ड होता है फॉस्फेट के लिए। अगर वह उस पहला कार्बन का OH ग्रुप एक्सपोज्ड रहे तो फर्स्ट कार्बन पर जुड़ेगा। इसलिए यह एकदम प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड इवेंट है। दूसरा जो रिएक्शन होता है इसमें उसको बोलते हैं एल्डोल क्लीवेज। इसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि एक एल्डोज को अगर तोड़ा जाए तो एक कीटोज में टूटेगा, छोटे यूनिट कीटोज, और एक एल्डोज में टूटेगा। ये हमेशा याद रखना है। एक कीटोज को या कीटोज भी हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं उसे क्यों लिखूं, और कीटोज। एक एल्डोज या कीटोज जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, अगर उसको तोड़ेंगे तो हमेशा एक कीटोज और एक एल्डोज में टूटता है। चाहे ग्लूकोज को तोड़े या फ्रुक्टोज को तोड़े, वो हमेशा कीटोज और एल्डोज में ही चेंज होता है। यह उसका स्वभाव है। यह क्या है, उसका स्वभाव है। और उसी प्रकार से यह रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। एक कीटोज और एक एल्डोज आपस में जब जुड़ेगा तो फिर वो बड़ा मॉलिक्यूल का एल्डोज या कीटोज बनाता है। इस चीज को भी हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। बिसफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट का कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा फॉस्फेट हो उसको मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे करके हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग कार्बन पर, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हो, उसको हम लोग मोनो, बिस, ट्रिस ऐसे कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले कार्बन पर और छठवें कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं 1,6 बिस फॉस्फेट। अगर सोचो कि दूसरे कार्बन पर जुड़ा रहता तो हम बोलते हैं 1,2,6 ट्रिस फॉस्फेट। इस प्रकार से यह नेमिंग पैटर्न जो है उसको भी दिमाग में रखने की जरूरत होती है। अब आ रहा है स्टेप वाइज मैकेनिज्म। ये बहुत ही आवश्यक चीज है, यहां से हमें इस चीजों को सीखना चाहिए, है ना। जब स्टेप वाइज मैकेनिज्म की बात होती है तो जो सबसे पहला ही स्टेप है, उस स्टेप में, क्योंकि बहुत कॉमन स्टेप है, हम सब लोग जानते हैं, ग्लूकोज के पास 5 फॉस्फेट होता है और उस 5 फॉस्फेट में से सिर्फ और सिर्फ छठवां कार्बन का फॉस्फेट है, यही एक्सपोज्ड होता है। बाकी सब एंजाइम के अंदर में क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे आपको समझाएं तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो है वह एंजाइम के अंदर में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है ऐसे, है? और सिर्फ कौन सा हिस्सा खुला हुआ रहता है, तो कहते हैं एंजाइम से बाहर सिर्फ छठवां कार्बन ही होता है, जिसको मैंने अभी समझाया है। और इससे फॉस्फेट जुड़ता है। ये फॉस्फेट कभी भी, एटीपी कभी भी अकेले नहीं जुड़ता है, मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़ा रहता है। ये हमेशा ऐसे ऐसे कहते हैं हम लोग, Mg2+ एटीपी, ठीक है।
मतलब ये हमेशा Mg2+ ATP ही होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि एटीपी में जो 3 फॉस्फेट है, अल्फा बीटा गामा, उसमें से कौन फॉस्फेट है जिसको कि प्रॉपरली यूज करना है? जब इस फॉस्फेट को हम लोग देखते हैं, एटीपी को, देखो मैं दिखा रहा हूं एटीपी, ठीक है, मैं सिंबॉलिक डायग्राम बनाता हूं। इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। पहला फॉस्फेट ये हो गया, ठीक है, नेगेटिव आयन है। उसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा फॉस्फेट, जिसे हम लोग बीटा फॉस्फेट भी कहते हैं। उस पर भी क्योंकि न्यूट्रल पीएच पर क्या होता है, चार्ज में आ जाता है वो। और फिर उस पर जुड़ा हुआ है तीसरा फॉस्फेट, और तीसरा फॉस्फेट पर 2 ऑक्सीजन जो है नेगेटिवली चार्ज वो जुड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या है कि ये फॉस्फेट तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया। वी ऑल नो दिस थिंग्स। तो मैग्नीशियम आयन जो है, वह मैग्नीशियम आयन इस एटीपी के साथ एसोसिएटेड रहता है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। देखिए, यह इस नेगेटिव चार्ज साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करता है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरैक्शन। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसे ही रहता है। इसलिए एटीपी के साथ मैग्नीशियम आयन को साथ में लिखा जाता है और साथ में पढ़ा जाता है। अब जब यह मुद्दा आ गया, तो कौन सा फॉस्फेट है जिसको बड़ी आजादी मिली हुई है? उसका नाम है गामा फॉस्फेट। और इसलिए गामा फॉस्फेट ही रिएक्टिव सेंटर में पार्टिसिपेट करता है। स्पष्ट रूप से यह चीज आपको और हमें दिमाग में रखना चाहिए। अब मुद्दा यह है कि यह पूरा प्रोसेस तो हेक्सोकाइनेज के डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस रिएक्शन। अब यह रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन माना जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कि जिसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ऐसा हो कि बनने वक्त में कम एनर्जी लगे, लेकिन वापसी में ज्यादा एनर्जी लगे। आप देखते होंगे कि जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से, सरकार उनके साथ एक बंदिश रखता है। अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ के जाइएगा तो आपको 10 लाख रुपया फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, 10 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कोई नहीं चाहते हुए भी ये पढ़ता हुआ है ना, कि उसको पता रहता है कितना अमाउंट हम लाके कहाँ से देंगे। उसी तरह से क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, उसका लोअर एनर्जी फीचर्स होता है, लोअर एनर्जी फीचर्स होता है। साथ ही साथ है कि मैग्नीशियम और एडीपी जो है, यह कम स्टेबल होता है, यह तुरंत खुलकर अलग हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम एटीपी थोड़ा स्टेबल होता है। तो अब रिएक्शन में वापस आने के लिए वो सारी सुविधाएं मिलती ही नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कि बेचारा लौटेगा ही नहीं। इस तरीके से यह रिएक्शन जो है वह इरिवर्सिबल होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में कई रिएक्शंस में इसका उपयोग होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ ही रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, इन सभी तरह के रिएक्शंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की भागीदारी होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का यूज ग्लाइकोलिसिस के अलावा अन्य रिएक्शंस में भी किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार। अब थोड़े हेक्सोकाइनेज के बारे में जानकारी लें। कि हेक्सोकाइनेज तो बड़ा एक कॉमन एंजाइम है जो एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स तीनों में होता है। साथ ही साथ यह हेक्सोकाइनेज कहा गया, यह ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज और मैनोज हो, तीनों के लिए यही एंजाइम यूज किया जाता है। इसके 4 आइसो एंजाइमिक फॉर्म होते हैं, और अलग अलग जगह पर। कई बार लोग पूछते हैं कि आइसो एंजाइम्स कैसे बनता है? तो आंसर होता है कि आइसो एंजाइम्स के बनने का अपना एक तरीका है।
क्या तरीका है भाई? वह आरएनए आइसोफॉर्म्स से बनता है। आरएनए आइसोफॉर्म्स कहने का मतलब हो गया कि आरएनए में थोड़े थोड़े चेंज करके यह जो है बना लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सेल में अलग से डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके कई फॉर्म हैं। यहाँ 4 फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है। हेक्सोकाइनेज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ग्लूकोकाइनेज जिसे हम लोग टाइप 4 भी कहते हैं। अब जैसे ब्रेन की बात करें, ब्रेन में सिर्फ मतलब मुख्य रूप से, सिर्फ तो बोलना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, मुख्य रूप से हेक्सोकाइनेज 1 रहता है जहां ज्यादा, पर मसल्स में अधिकतर हेक्सोकाइनेज 2 होता है। जबकि लीवर जैसा जगह संस्थान जो कि शरीर का केमिकल फैक्ट्री कहलाता है, उसके सेल्स में चारों तरह के हेक्सोकाइनेज रिपोर्ट किए गए, जिसमें ग्लूकोकाइनेज एक्सक्लूसिवली लीवर में ही मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेल्स या टिश्यूज में ग्लूकोकाइनेज के भले काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन आइसोफॉर्म्स उसके मिलते हैं, जिसकी रासायनिक बनावट अलग होती है, किंतु उसका जो कार्य करने का जो तरीका है वह एक जैसा ही। हाँ, हेक्सोकाइनेज चूंकि रेगुलेटरी एंजाइम है, इसके काम को, इससे इसके एक्शन को एलोस्टेरिकली रोका जा सकता है इसके एंड प्रोडक्ट से। क्योंकि एंड प्रोडक्ट क्या करता है? फीडबैक इनहिबिशन करता है। ये एंजाइम में मैं पढ़ा चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर सुनिए, देखिए कि कैसे यह फीडबैक रिएक्शन कंडक्ट करता है। तो हेक्सोकाइनेज एक रेगुलेटरी एंजाइम है। अब जो अगला मुद्दा है, इसमें एक और चीज मैं आपसे इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो कि आप याद रखिएगा कि एटीपी इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ हेक्सो हेक्सोकाइनेज। हाँ, बट एटीपी मैग्नीशियम आयन इज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट पर हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही तरीके से इस स्टेटमेंट को मैं बता रहा हूं आपको। एटीपी जो है वो कॉम्पिटिटर इनहिबिटर है किसका? हेक्सोकाइनेज का। जबकि एटीपी मैग्नीशियम आयन एक सबस्ट्रेट है। अगर एटीपी बाइंड कर गया हेक्सोकाइनेज से, तो हेक्सोकाइनेज रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एटीपी मैग्नीशियम है, तो हेक्सोकाइनेज अपना अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है। तो यह एक जानकारी इसके बारे में आपको अभी मैंने दिया है। अब अगले पॉइंट्स की ओर आते हैं। अगला पॉइंट आता है फंक्शनल आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां पर यदि बात करें, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो रहा है, और वह महत्वपूर्ण काम हो रहा है फंक्शनल आइसोमेराइजेशन। तो ये फंक्शनल आइसोमेराइजेशन में एल्डोज से क्या बन रहा है? एल्डोज से कीटोज बन रहा है। यही इसका यहाँ पर एक घटनाक्रम है कि एल्डोज कौन है? ग्लूकोज है। कीटोज कौन है? फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना। इस चेंज के दरमियान में जिसका रिंग का स्ट्रक्चर होता है, रिंग का जो फॉर्म होता है, वह भी बदल जाता है। ठीक है, और वह जो है पैरानोज से फुरानोज हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरानोज से फुरानोज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ही, क्योंकि कोई उपाय है नहीं। प्रोसेस नहीं समझेंगे तो हमें मैकेनिज्म नहीं आएगा। अब आप देखें कि यह जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज यहाँ पर 6 फॉस्फेट बनकर जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जब एंजाइम और मैग्नीशियम आयन के कांटेक्ट में यह आता है, तो क्या होता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वह चेन स्ट्रक्चर में बदलता है। चेन स्ट्रक्चर में बदलने पर इस प्रकार का इसका जो अपना स्ट्रक्चर है वह हमें दिखता है। छठवें कार्बन पर फॉस्फेट है।
और अब ये एंजाइम बॉन्ड ही है, अभी एंजाइम से अलग नहीं हुआ है, और चेन में ही यह एल्डोज से कीटोज फॉर्म में चेंज होता है, मतलब कि यह फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। और उसके उपरांत यह रिंग स्ट्रक्चर में बदलता है। यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट 2 स्टेप्स होते हैं, और उस 2 स्टेप के कारण इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के निर्माण में आप गौर करें कि क्या क्या खास बातें होती हैं यहाँ पर। एक तो छठवें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, बाकी सब कार्बन ग्लूकोज में रिंग में होता है, लेकिन अब देखिए पहला कार्बन कहाँ है, रिंग से बाहर है। इसका मतलब है कि हमने तैयारी कर ली है एक और कार्बन के लिए जो कि फॉस्फेट को अपने से जोड़ सकता है। तो यह जो बदलाव है, उस बदलाव के पीछे कुछ कारण है, और वह कारण है कि इसमें हम फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। पैरानोज रिंग से फुरानोज रिंग में बदलना, यह एक बहुत ही होती है, और इसके लिए एंजाइम जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज या फॉस्फो 6 फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, या फिर आप इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज भी कह सकते हैं। यह सब एक ही प्रकार से समझने को वाली बात है। इस एंजाइम का एक इनहिबिटर भी है, और उसका नाम है 2 डीऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आइए थोड़ी इसकी जानकारी करें। मैं अक्सर देखता हूं कि इनहिबिटर से क्वेश्चंस रहता है, और स्टूडेंट्स इनहिबिटर से बहुत दोस्ती नहीं रहने के कारण वह थोड़े से परेशान रहते हैं। ठीक है, 2 डीऑक्सी फॉस्फोग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यही है। देखिए, इस एंजाइम का, जिसका नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट, ठीक है। इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इसका सबस्ट्रेट है। और इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? हम कह रहे हैं इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर 2 डीऑक्सी ग्लूको 6 फॉस्फेट, ये इसका इनहिबिटर है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में अगर थोड़ी सी जानकारी हम दें, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो भी ऑल नो, मैं सिंबॉलिक ही बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, CH2, और इससे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, ये कार्बन है, छठवां कार्बन। और 2 डीऑक्सी, अब देखो ये पहला कार्बन हो गया, यहां पर भी क्या है, HOH है। यह दूसरा कार्बन है, यहां पर भी क्या है, एज यूजुअल इसका अपना HOH है। यहाँ पर भी तीसरा कार्बन है, और यहाँ पर भी क्या है, HOH है, और चौथे कार्बन पर भी HOH है। यही है, यह जो है इसका सबस्ट्रेट है। किंतु अगर यहां से ग्लूकोज हट जाए, ये जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज से हट जाए, अब यहां सिर्फ हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या हो गया? इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 डीऑक्सी फॉस्फो ग्लूको 6 फॉस्फेट। अब यह जो है इनहिबिटर है, अगर यह इस एंजाइम से जुड़ जाए, यह एंजाइम काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे पोजीशन पर OH नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है इनहिबिटर के बारे में। तो इनहिबिटर के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि उस इनहिबिटर के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई हम कर लें। अगर उस इनहिबिटर के बारे में थोड़ी पढ़ाई कर लें, थोड़ा उसके बारे में हम दोस्ती बढ़ा लें उस इनहिबिटर से कि क्या हो कैसे हो, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखिए 2 डीऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आंख के सामने दिखाई देना शुरू हो गया, और समझ में आ गया कि कौन सी ऐसी त्रुटि है जिसके कारण यह एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हम लोग स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं, और स्टेप 3 जो है वह है
फॉस्फोराइड ट्रांसफर। अब जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण होने जा रहा है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यह फर्स्ट कमिटेड स्टेप कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फर्स्ट कमिटेड स्टेप। एक बार यह स्टेप में प्रोसेस इंटर कर जाएगा तो निश्चय ही अब ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा। नहीं तो इससे पहले वापसी भी हो सकता है और कोई दूसरे कार्य में भी यह रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है। एकदम स्पष्ट मंतव्य है, यह रिएक्शन किस प्रकार से कमिटेड स्टेप के रूप में जाना जाता है। अब आप देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, छठवें कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन OH जो है वह फ्री है रिंग से। अब यहां पर फिर से एटीपी मैग्नीशियम, एटीपी अकेले नहीं होता, हमेशा याद रखना, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा रहता है। तो वह जो है उसने अपना फॉस्फेट डोनेट किया और अब दूसरा कार्बन जो है उस पर भी फॉस्फेट जुड़ गया। तो अब छठवें कार्बन पर भी फॉस्फेट है, दूसरे कार्बन, पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट है, तो नाम पड़ गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है पीएफके के रूप में जाना जाता है। इसमें यहाँ टाइप 1 दिया जा रहा है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों पढ़ाएंगे अभी आपको तुरंत। यह जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है यह एक टेट्रामेरिक एंजाइम है, मतलब 4 सब यूनिट इसमें होता है और इसे पेस सेटर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस की जो काम करने का रफ्तार है, किस रफ्तार से ग्लाइकोलिसिस काम करेगा, यह सब इसी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पर डिपेंड करेगा। इस एंजाइम का जो इनहिबिटर है, जो इस एंजाइम के काम करने के तरीके को रोक सकता है, वह है एटीपी और साइट्रेट। दोनों में से कोई भी चीज अगर ज्यादा हो, वह इस एंजाइम के कांटेक्ट में आ जाए, वह इस एंजाइम के काम करने के तरीके को क्या करता है? रोक देता है। हम्म अब आपके मन में विचार आएगा कि सर एटीपी या साइट्रेट क्यों रोक देता है? आइए इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और व्हाई? सबसे पहला सवाल, व्हाई एटीपी कैन इनहिबिट the action of PFK। ठीक है, पहले एटीपी कर दें, नहीं तो एटीपी PFK कैसे, क्यों रोक देगा? तो हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज इज एन एंजाइम, एक एंजाइम है दैट प्रोड्यूस fructose 6 phosphate which is further used in the production of ATP in the cell। सही है, यह सेल में एटीपी प्रोडक्शन में आगे यूज किया था। कैसे? तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फिर टूट जाता है, फिर उसमें 1,6 बिस पीजीए बन जाता है, फिर उससे पीजीए 3 पीजीए बन जाता है, मतलब फिर वहां से पायरुवेट बन जाता है, पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में जाता है, क्रेब्स साइकिल में से 12 एटीपी जनरेट हम लोग कर लेते हैं, मतलब कि फिर वो एक एनर्जी प्रोडक्शन पार्टिसिपेट करता है। अब सपोज करिए इफ सेल हैज adequate amount of ATP, अगर सेल के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एटीपी हो, शुड द PFK वर्क फर्दर? क्या PFK को आगे काम करना चाहिए? आंसर होता है नो। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज शुड बी स्टॉप्ड, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को रोकना चाहिए। तो सवाल आता है हु विल
स्टॉप दिस एंजाइम? कौन एंजाइम को स्टॉप कर सकता है? आंसर इज एटीपी। हाँ, जो फ्री एटीपी है, फ्री एटीपी इन द साइटोप्लाज्म में ब्लॉक द एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन। इस प्रकार से एटीपी जो है वह इस पीएफके को रोक देता है। ठीक है। दूसरा है, दूसरा सवाल यहीं यहीं पर है, चूंकि दो सवाल उठा था। वाई वाई citrate can inhibit the action of phosphofructokinase? एटीपी के बारे में बात तो हो गई। ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि साइट्रेट इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट होता है विच कैन यील्ड एनर्जी इन द साइकिल। साइकिल में वह एनर्जी यील्ड कर सकता है। ठीक है। इफ सेल हैज adequate amount of ATP, अगर सेल के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एटीपी हो, देन साइट्रेट, फ्री साइट्रेट, वो भी हम लिख देते हैं ना, फ्री फ्री, क्योंकि ज्यादा है तो अब साइट्रेट तो यूज हो नहीं रहा है। फ्री साइट्रेट में ब्लॉक द एक्शन ऑफ पीएफके, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को यह रोक सकता है। इस प्रकार से एटीपी और साइट्रेट दोनों ही अगर जरूरत से ज्यादा हो तो वह आकर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को रोक सकता है और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। यह इसका कार्य करने का तरीका है।